वो सर इकोनॉमिक्स का टेस्ट के लिए पूछना था सर। हाँ। वो मैंने अटेम्प्ट किया था तो सर उसमें ना बीच में फादर की कॉल आ गई थी। तो अच्छा। कुछ इमरजेंसी की वजह से मेरे को उसको कैंसिल कर मतलब कैंसिल करना पड़ा। मुझे लगा सर उसमें रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। हम्म। तो सर मेरा उसमें मैंने एक ही अटेम्प्ट किया था सर, एक ही नंबर आया, तो सर क्या रीअटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा? अच्छा, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स वाला ऐड कर हो सकता है तो मैं कर दूंगा। ठीक ठीक है। है सर। ओके। थैंक यू। सो हमने लास्ट शुरू कर लिया था कौन सा, प्रोपोर्शनेट मेथड के बाद में आर्क इलास्टिसिटी मेथड, और दोनों का फाइनल कंपैरिजन हमने किया था। दीज वर द टू मेथड्स। आज हम दो नए मेथड और सीखेंगे और फिर उसके बाद मिक्स अप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आज के नए मेथड के ऊपर, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। बड़ा ही आसान तरीका है, आसान मेथड है। कैसे करना है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी गिव्स टोटल एक्सपेंडिचर। कि अगर कोई कमोडिटी 4 रुपीज की है और हमने उसके 12 यूनिट्स परचेज किए, तो हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 4 × 12, दैट इज 48 रुपीज। तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब अगर प्राइस कम हो जाती है तो हमें पता है डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी विल राइज। तो प्राइस इज 3, क्वांटिटी कितनी है? 17। सो 3 × 17 गिव्स 51। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 51 का। एंड थर्ड केस में हमने लिया, इफ देर इज इंक्रीज इन प्राइस। पहले 4 से डिक्रीज हुआ था प्राइस, अभी हमने ले लिया इंक्रीज हुआ है प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज होगा, देन देर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया? 5 × 9 45। नाउ एज पर दिस मेथड हमें प्राइस को कंपेयर करना है टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, ना कि क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी तो सिर्फ हमें हेल्प कर रही है टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर, हमें रिलेशन देखना है विद टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या करेंगे? पहले हमने प्राइस फॉल का एग्जांपल लिया। तो प्राइस फॉल हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इंक्रीज। दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब प्राइस कम होने का इफेक्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर हमें दिख रहा है, इसका मतलब इट इज इलास्टिक। अगर किसी चीज का इफेक्ट, अगर किसी फैक्टर का इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स उसका नेचर कैसा होगा? इलास्टिक होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर हम कहते हैं प्राइस इंक्रीज हो रही है, कोई चीज महंगी हो गई, तो कंज्यूमर उस पर क्या करता है? टोटल एक्सपेंडिचर कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो प्राइस 5 होने पे एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गया। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिमांड इज इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या? उसकी वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। इलास्टिक का मतलब हो गया इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी? मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1। ये हमारा फर्स्ट केस। नेक्स्ट सेकंड केस क्या कहता है? फिर से हमने इस बार एग्जांपल लिया, प्राइस इज 5, डिमांड 15, एक्सपेंडिचर कितना आपका? 75। अब प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी कितना है? 75। देन 5 से प्राइस हो गई 6, तो क्वांटिटी फॉल, टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी क्या है? सेम। दैट मीन्स हो सकता है कंज्यूमर ने अपना एक बजट बना रखा है कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है ऑन दिस कमोडिटी, चाहे प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी कम ज्यादा होती रहेगी, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो इन सच केसेस वेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हैज नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। इलास्टिसिटी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके। देन थर्ड केस, थर्ड केस में अब क्या होगा? प्राइस इज 5, डिमांड 15, एक्सपेंडिचर 75। अभी प्राइस को हमने कम किया तो डिमांड थोड़ी बढ़ी, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? फॉल। तो प्राइस के
फॉल होने की वजह से एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस कम हो रही है तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा कर दें, नो। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज, एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो हम बोलेंगे डिमांड इज इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक का मतलब होता है वैल्यू विल बी लेस देन वन। तो सिर्फ तीन सिंपल केसेस यहां पर अवेलेबल है, लेस देन वन, इक्वल टू वन, या फिर मोर देन वन। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आंसर होगा? सर ईपी इज स्मॉलर देन वन। यस, डायरेक्ट में लेस देन वन। एंड अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया ईपी इज इक्वल्स टू इक्वल वन। टू वन, तो इक्वल टू वन। एंड फिर एक था इनवर्स रिलेशन, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में आपको देख के बताना है कि रिजल्ट क्या होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम 1000 टू 800, प्राइस फॉल हो रही है एंड डिमांड इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 100 टू 150, देन व्हाट विल बी इलास्टिसिटी? ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना था सिंपली। तो आपने कैसे कंपेयर किया कि व्हेन प्राइस इज 1000, तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 1000 इंटू 100, 1 लाख। फिर जब आपका प्राइस हो गया 800, देन टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 800 इंटू 150 कितना होता है? 1,20,000। यस, 1,20,000। तो प्राइस डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? सर ईपी इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन। इनवर्स रिलेशन ग्रेटर देन वन। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ राइस। पहले था आपका 50 पर केजी, अभी न्यू प्राइस हो गया 45 पर केजी। डिमांड चेंज हुआ फ्रॉम 100 टू 105। तो चेक कर लेते हैं फिर से। जब प्राइस 50 था, एक्सपेंडिचर वॉज 5000, प्राइस 45 है, तो 45 इंटू 105, 4725। 4725। तो प्राइस सर डिक्रीज, ईपी लेस देन वन। डायरेक्ट ये रिलेशन सर। एक्सपेंडिचर डिक्रीज, तो लेस देन वन। ऑल वन। क्लियर? तो इतना आसान एग्जाम्पल, इतना आसान कॉन्सेप्ट है आपका टोटल एक्सपेंडिचर का। अब आता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ये मेथड कब यूजफुल है, कब काम में आता है? तो ये कहता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूजफुल व्हेन चेंज इज नेग्लिजिबल। जब डिमांड में या प्राइस में चेंज क्या हो रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर चेंज आ रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं वी हैव टू यूज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो इतना कम चेंज आ रहा है कि चेंज बिफोर एंड आफ्टर लुक्स सेम। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये आपका एट प्रेजेंट हमारा कोई कर्व बना हुआ है। इधर आपका प्राइस ऑफ कार और इधर है उसकी डिमांड। अब कार की प्राइस है यहाँ पे 5 lakhs, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड देन 5 lakhs। और उस पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिमांड है, लेट्स से 1000 यूनिट्स। अब कार की प्राइस बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई कितने से? पूरे 100 रुपए से प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे 5,100,000 हो गया। अब 5,100,000 क्या इस ग्राफ पे आपको दिखेगा? नो। हाँ, क्योंकि हमने
स्केल जो भी लेंगे ऑफ कोर्स 1 लाख 2 लाख इस तरह से आपका स्केल है, तो 1 लाख की स्केल के अंदर 100 तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, इट इज वेरी मच नेग्लिजिबल। सिर्फ एक डॉट का भी चेंज आएगा तो भी आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस 100 रुपए से अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, इस तरह की सिचुएशंस अगर होती है तो वहां पर हम यूज लेते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पॉइंट मेथड कब काम में आता है, तो आंसर इज व्हेन द चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी लेस, दैट इज इट इज माइन्यूट। So in both the situation, that means before and after, it can be seen at only single point, कि पहले जो प्राइस थी अभी भी हमें दिखने में वही प्राइस दिख रही है, पहले जो डिमांड थी अभी भी वही डिमांड दिख रही है। ओके अब आता है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये डायग्राम पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, प्राइस है, क्वांटिटी है, और हमने क्या कर लिया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया है जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक ऐसा कर्व है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है तो फिर हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया, दिस इज द कर्व। इस पूरे कर्व की लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। अब हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो इसका लोअर सेगमेंट अभी है आपका 5 और अपर सेगमेंट भी क्या है 5। लोअर सेगमेंट मतलब इस डॉट के नीचे वाला हिस्सा वो लोअर सेगमेंट, और इस डॉट के ऊपर वाला पोर्शन दैट इज अपर सेगमेंट। तो दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी सर 1। 1. 1। तो 5/5 दैट विल गिव यू 1। तो यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ये जो आपका सेंटर वाले वैल्यू है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे क्या होगी इलास्टिसिटी, देन आंसर विल बी 1। अब आपको पूछ लिया लोअर पार्ट में, मतलब अगर ये डॉट हमारा कहीं लोअर पोर्शन में है, लेट्स से इस बार डॉट यहाँ पे है, इसके नीचे वाला पार्ट है 2, अपर वाला पार्ट है 8, अभी क्या रिजल्ट होगा सर 0.25। यस 2/8 दैट इज 0.25। तो 0.25 का मतलब हो गया इन इलास्टिक लेस देन 1। तो अगर हम नीचे वाले पोर्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। लोअर पोर्शन में इलास्टिसिटी का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1। अब मान लेते हैं ये पॉइंट आ चुका है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो लोअर सेगमेंट क्या हुआ 0 0, और अपर सेगमेंट सर इंफिनिटी अपर सेगमेंट ओवरऑल 10 सेंटीमीटर है, y एक्सिस यस। तो वो कितना हो गया आपका 10। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कहा लोअर सेगमेंट कितना है 0, अपर सेगमेंट कितना है 10, बिकॉज ये पूरा की पूरा आपका क्या बन गया अपर सेगमेंट, ये आपके पास 10 है, लोअर सेगमेंट इज 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 0। तो ऑन एक्स एक्सिस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0, ये रिजल्ट आ गया हमारा 0। अब नेक्स्ट हमने लिया इस अपर पार्ट में हमारा
इस अपर पार्ट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका लोअर सेगमेंट है इस बार 8, अपर सेगमेंट है 2। तो क्या रिजल्ट होगा? 4 सर। 4। तो 8/2 gives 4. So elasticity will be greater than 1. तो ग्रेटर देन 1 आ गया। एंड लास्ट है ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा? लोअर सेगमेंट इज 10 Infinity. अपॉन 0, इट गिव्स infinity. On Infinity. Infinity. y axis elasticity will be infinite. तो बस इतना सा आपका पॉइंट इलास्टिसिटी सर मेथड। ये जो आपने मतलब 0 और इन्फिनिटी वाला थोड़ा सा रिकॉल करा दीजिए सर। जीरो कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे। क्यों हो रहा है जीरो? वहां पे आपको चेक करना है लोअर सेगमेंट कितना है, तो उस पॉइंट से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट इज 0। एंड अपर सेगमेंट कितना है? पूरा की पूरा पोर्शन, दैट इज 10। तो 0 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 0। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, सिंपल फॉर्मूला। और सर अगर वाई पे पॉइंट बोल दे तो वाई 0 हो जाएगा और वो पूरा 10 हो जाएगा। वाई पे अगर पॉइंट है तो लोअर सेगमेंट पूरा 10 है, अपर सेगमेंट लोअर आपका सेगमेंट 0 है। तो 10/0 इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। तो ये दोनों मेथड जस्ट एक थ्योरेटिकल टाइप से थे। अब इसके अंदर आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसको? इलास्टिसिटी को। अगेन इस पे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट, सोचो ज्यादा ऑप्शन है आपके पास में, तो क्या करेंगे हम? थोड़ा भी कहीं प्राइस चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो हम शिफ्ट हो जाते हैं। 1 सेकंड नहीं लगाते शिफ्ट होने में। अगर आपको पता है आइसक्रीम के आपके पास 50 ऑप्शन हैं, एक की प्राइस आपको लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा, इसको छोड़ो दूसरे पे जाएंगे, उसको छोड़ो तीसरे पे जाएंगे। तो हमारे पास जब जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं, तो उस केस में उतनी शिफ्टिंग ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे? डिमांड विल बी हाईली इलास्टिक। तो सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा होंगे, डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी। सो इट विल बी हाईली इलास्टिक। अगर हमने कहा देयर आर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, थोड़े सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में शिफ्टिंग तो होगी बट बहुत ज्यादा नहीं, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिक तो होगा लेकिन यूनिटरी इलास्टिक। एंड वेरी लेस सब्स्टिट्यूट, नहीं के बराबर, लेस और नो सब्स्टिट्यूट, तो ऐसे केस के अंदर हम कह देंगे इट इज इन इलास्टिक, कि उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी। सो एक सिंपल एग्जांपल है, अगर प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस फॉल हो गई, तो ऐसे केस में डिमांड ऑफ टी विल राइज। टी की डिमांड बढ़ जाएगी एंड कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल। डिमांड फॉर कॉफी डिक्रीजेस। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको आपको बताना है कि वो कैसा होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक। मेडिसिन, क्या आंसर करेंगे, इलास्टिक या इनइलास्टिक? सर इनइलास्टिक रहेगा सर। इनइलास्टिक Realistic, sir. लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। देन इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये भी इलास्टिक होगा। ये भी सर Inelastic. इनइलास्टिक हो इनइलास्टिक। जाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म, सर ये इलास्टिक। भी सर इलास्टिक हो जाएगा। इनइलास्टिक, कोई ऑप्शन नहीं है, यूनिफॉर्म जो है वही पहनना पड़ेगा। घर के कपड़े पहन के जा नहीं सकते, हाँ। यूनिफॉर्म है स्कूल का, है ना? तो जिनके कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। ठीक है। तो अंश, आप स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे?
मुझे लगा सर आप परचेजिंग की बात कर रहे हो सर। तो परचेजिंग हमारे यहाँ पे मतलब गुड़गांव है ना सर, यहाँ पे तो एक सदर बाजार की मार्केट है, अच्छा। वहाँ पे सर कई ओके। शॉप अवेलेबल कर देते हैं सर वो अच्छा, नहीं ड्रेस। हम तो यहाँ बात करें स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्कूल यूनिफॉर्म तो है, तो हमें वो तो सर परचेज करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन दूसरा अवेलेबल नहीं। सर ओके। हाईली इलास्टिक मतलब सर मोर देन वन होगा? क्या कह रहे हो? सर हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होगा? मतलब एक हाईली छोटा इलास्टिक का एक मतलब हो गया जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे अभी हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया। अब आपके पास 50 फ्लेवर है, एक को छोड़ो, आपने वनीला छोड़ा, चॉकलेट छोड़ा, चॉकलेट में भी 10 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बेल्जियन चॉकलेट, फिर डार्क चॉकलेट, ब्राजीलियन चॉकलेट, फिर उसके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज। तो जितने ज्यादा ऑप्शन है, अब उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट होने की कोशिश करते हो। एक बार आपने कोई ट्राई किया, दूसरी बार आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करोगे, थर्ड टाइम आप कुछ और ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है, आप एक जगह पे फिक्स नहीं रहना चाहते हैं। तो यस सर यूनिटरी समझ गया। इलास्टिक में इसका यूनिटरी इलास्टिक, वो तो सबसे कॉमन जो चीज होती है, जहां पे हमने कहा सब्स्टिट्यूट है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि जितने सब्स्टिट्यूट है, तो जितना चेंज प्राइस में होगा, लगभग उतना ही चेंज डिमांड में होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, एक रफ आइडिया के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो एग्जैक्टली कोई चीज किसको फॉलो करेगी वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो प्रेडिक्ट सिर्फ किससे हो सकता है, जब हम उसके एक्चुअल फिगर्स डाल के कैलकुलेशन करेंगे, है ना? यस सर। ओके। अब आता है पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, कि हमारी इनकम का कितना पोर्शन हम स्पेंड करते हैं उस कमोडिटी के ऊपर। ठीक है, जैसे मैच बॉक्स देखा है कभी? यस सर। कितने का एक आता है एक पैकेट? सर 1 रुपए का। 1 रुपए का, सर 2 रुपए का, 1 रुपए 2 है ना? रुपए तो अगर किसी पर्सन की इनकम कुछ भी है, 10-20 हजार 50 हजार रुपए है, और वो मैच बॉक्स खरीद रहा है, 1 रुपए का मैच बॉक्स है, अब उसकी प्राइस डबल हो गई, प्राइस 10% नहीं, सीधा डबल ही हो गई, क्या वो मैच बॉक्स खरीदेगा? यस सर। हाँ उतना सर ही खरीदेगा खरीदेगा। खरीदेगा या कम खरीदेगा? हाँ सर उतना ही उतना ही खरीदेगा, उतना खरीदेगा। ही वही रहेगा। खरीदेगा। पहले अगर वो 10 पैकेट खरीद रहा था, तो आज भी वो 10 पैकेट ही खरीद रहा है, प्राइस डबल हो गई फिर भी। तो डबल होने से हमें नहीं डरना। डबल होने का मतलब क्या है, सिर्फ 1 रुपए से उसकी प्राइस चेंज हुई है। तो हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन अगर स्पेंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इन इलास्टिक। तो हम पहले जितना ही मैच बॉक्स परचेज करेंगे। तो इस तरह के जितने भी ऐसे आइटम हैं जहां पर बहुत ही कम पोर्शन उसके ऊपर खर्च होता है, तो वो इस केस में कवर हो सकता है। जैसे कि थ्रेड, घर में सुई धागा है, नीडल है, थ्रेड है, जो सिलने के काम में आता है, तो अगेन उसके ऊपर 2 रुपए 5 रुपए का ये आइटम है, प्राइस थोड़ी बढ़ भी जाए, डजंट मैटर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी इन इलास्टिक। लेकिन अगर हमने बात किया क्लोथ्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, इनकी प्राइसेस में अगर 10-20% भी चेंज आ जाता है, तो डिमांड में ज्यादा फॉल होने लग जाता है, क्योंकि हमारी इनकम का एक बड़ा पोर्शन वहां पे खर्च हो रहा है। सो इट विल बी इलास्टिक। तो सिंपली पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इनकम का छोटा सा पोर्शन इन इलास्टिक, इनकम का ज्यादा पोर्शन तो इलास्टिक, दैट्स इट। ये पॉइंट नंबर 2 बताना चाह रहा है। थर्ड आ गया नेचर के बेसिस पे। नेचर कैसे? नेसेसरी है, जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो क्या बोलेंगे? नेसेसरी के केस में इलास्टिक या इनइलास्टिक? सर इनइलास्टिक रहेगा सर। इलास्टिक। इनइलास्टिक, क्योंकि वो जरूरी है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इनइलास्टिक। लग्जरी है, चाहे तो इलास्टिक खरीदें चाहे तो नहीं खरीदें, इलास्टिक तो यहाँ पे इलास्टिक हो जाए इलास्टिक। इलास्टिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नेसेसरी से लग्जरी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो इन इलास्टिक से धीरे धीरे इलास्टिक की तरफ मूव करता है। फिर वेरियस यूसेज ऑफ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूसेज है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक सर।
सर इलास्टिक, इलास्टिक होगी सर। इलास्टिक। क्योंकि उसके यूसेज इतने सारे हैं, थोड़ी भी अगर प्राइस कम होती है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर लेते हैं ताकि हम उसको अलग अलग फिर प्लेसेस प्राइस पे काम में बढ़ेगी ले उसकी। सके। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है मिल्क, जो हमने पहले भी लिया था, कि अगर मिल्क की प्राइस कभी कम हो जाती है, कि नॉर्मली 45 रुपीज पर लीटर है, कभी 30 रुपीज पर लीटर पे आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लीटर एक्स्ट्रा परचेज कर लिया, तो हम गर्मियों में एक्स्ट्रा उसका कर्ड बना सकते हैं, लस्सी, या फिर श्रीखंड, पनीर, चीज, आइसक्रीम, बहुत सारे ऑप्शंस है, अनलिमिटेड ऑप्शंस है। तो इसलिए जितनी ज्यादा यूसेज उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितने कम यूसेज उतना कम इलास्टिक होगा। पीरियड इफेक्ट, पीरियड इफेक्ट क्या होगा? अगर शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट पीरियड में कोई भी चीज आसानी से चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है इन इलास्टिक। पर जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो हमारे पास नए ऑप्शंस, नई टेक्नोलॉजी, स्विचिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूट्स, वो सब अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जाते जाते चीजें बन जाती है इलास्टिक, बट शॉर्ट रन में इट रिमेन्स इन इलास्टिक। तो ये है तो शॉर्ट अकॉर्डिंग। टर्म के एग्जांपल है सर। क्या? सर शॉर्ट शॉर्ट टर्म की एक एग्जांपल सर। शॉर्ट टर्म जैसे कोई भी चीज है, शॉर्ट टर्म में जैसे अगर हमने मान लो टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो टू व्हीलर आपके पास एक्टिवा है, अब एक्टिवा का टाइम चला तो कंटिन्यूसली एक्टिवा सेल होती जा रही, होती जा रही है। अब मार्केट में फर्स्ट टाइम ईवी लॉन्च हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो आ गया, बट अभी भी एक्टिवा पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लोग अभी भी उस पर कंटिन्यू हैं, उसी को परचेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिकॉज अभी तो लॉन्च हुआ है। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ईवी को लॉन्च हुए हुए 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गया। अब कस्टमर्स को भरोसा है कि हाँ ईवी सक्सेसफुल है, सस्ता पड़ रहा है, एंड नई टेक्नोलॉजी है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। तो फिर लॉन्ग रन में अब कस्टमर्स क्या करेंगे, एक्टिवा को छोड़ के ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में शिफ्टिंग होने में हमें टाइम लगता है, बिकॉज हमें हमारा हमारा कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता उसके ऊपर कि नई चीज पे जा रहे हैं, क्या पता कैसा निकले, 1-1.5 लाख रुपए खर्च भी हो जाए और सही नहीं हो। तो इसलिए लॉन्ग टर्म तक जब हम जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, नए नए ऑप्शंस भी हमें दिखते हैं, और फिर हम उस चीज को शिफ्ट करते हैं। देन कंजम्पशन हैबिट। अब यहाँ पे अगर कोई कंज्यूमर एडिक्टेड है, एडिक्शन है किसी चीज का, किसी को सिगरेट का एडिक्शन होता है, किसी को वाइन का एडिक्शन है, किसी को चाय का एडिक्शन होता है कि चाय के बिना नींद नहीं खुलती है, किसी को मतलब पढ़ाई नहीं होती चाय के बिना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय, उसके बाद बुक खुलती, उसके बिना तो बुक दिखती नहीं। फिर 10 बज जाती फिर चाय, 2 बजे फिर चाय, 5 बजे फिर चाय, 9 बजे फिर चाय, तो कई बार ऐसा रोटेशन चलता रहता है। तो जो लोग एडिक्टेड है, तो फिर उनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, कि वो चाह के भी उसको नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन। देन इनकम लेवल। अगर पुअर पीपल है तो उस केस में क्या होगा, डिमांड विल बी मोर इन रिस्पॉन्स, इलास्टिक। मोर इलास्टिक। पुअर पीपल है, अगर प्राइस इलास्टिक थोड़ी भी इलास्टिक। बढ़ जाए, सोचेगा यार इसको परचेज करे या नहीं करे, मुश्किल है। अब अगर जैसे मान लो किसी की इनकम 10,000 रुपए है, तो अब अगर उसके लिए एक अगर कचौरी की भी रेट बढ़ जाती है, पहले 20 रुपीज से भी 25 हो गए, वो सोचेगा मैं परचेज करूं ना करूं। पहले जितनी वो कंज्यूम कर रहा था अभी उससे कम कंज्यूम करेगा। तो जहां पर भी छोटी सी चीज में भी चेंज आता है, उसका डिमांड पे अफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज वो पर्सन पुअर है, उसकी इनकम कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पर्सन रिच है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो उस पर्सन के लिए डिमांड फिर भी इनइलास्टिक रह सकती है। तो पुअर एंड रिच के कंपैरिजन में इसको डिवाइड किया है। एंड पॉइंट नंबर 8 कहता है प्राइस रेंज, कि किस रेंज का गुड्स है। अगर वेरी लो रेंज है, बहुत कम रेंज है, जैसे हमने ऊपर भी एक जगह एग्जांपल डिस्कस किया, मैच बॉक्स, सॉल्ट, ये बहुत कम प्राइस के गुड्स है, सॉल्ट है 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ऐसी प्राइसेस जो रेंज होती है, तो उस केस में डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अब अगर सॉल्ट की प्राइस 10 से लेके 12 हो जाए या 15 हो जाए, तो क्या हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, कुछ ऐसा चेंज होगा?
नो सर। नो, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जितना पहले हम सॉल्ट खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, आज भी उतना ही कंज्यूम करेंगे। और क्या ऐसा हो सकता है अगर सॉल्ट 10 की प्लेस पे 5 रुपीज का हो जाए तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, नो सर। या नमक की नो चपाती बना के कंज्यूम करेंगे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सर। है ना? तो इसका मतलब जो गुड्स लो प्राइस रेंज में है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इनइलास्टिक। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा महंगे गुड्स हैं, जो हम बोलते हैं वेबलिन गुड्स, स्नॉब गुड्स, तो इतने महंगे हैं तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका सेगमेंट अलग ही है। जो बहुत रिच लोग हैं वो उस सेगमेंट में डील करते हैं, तो वहां भी फर्क नहीं पड़ेगा, लोएस्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक्सट्रीम पे कुछ नहीं होगा, इन इलास्टिक डिमांड। बट जो हमारे मिडल रेंज गुड्स है, एवरेज प्राइस गुड्स है, वहां पे जरूर इफेक्ट आता है। तो मिडल रेंज गुड्स में डिमांड विल बी इलास्टिक, एंड दोनों एक्सट्रीम में इन इलास्टिक। ओके, ये क्लियर? यस सर। तो ये सारे हो गए डिटर्मिनेंट्स जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब बचा है हमारे पास क्या? इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड फिर आपके क्वेश्चंस। तो टाइम 2 मिनट बचा है हमारे पास, तो हम पहले एक छोटा सा पॉइंट कवर कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड्स डिमांडेड टू चेंज इन फर्म्स स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। मतलब एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट हम देख रहे हैं ऑन डिमांड। तो फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। कि एडवर्टीजमेंट पे हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो अकॉर्डिंगली डिमांड आपकी चेंज होनी चाहिए। तो नॉर्मली ये इलास्टिसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या लगता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेगी तो वो आइटम ज्यादा पॉपुलर होगा, उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। जैसे कार्स के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, आईफोन के एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं उतनी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, उतनी ज्यादा डिमांड हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। एक्सेप्शन तभी हो सकता है कि वो एडवर्टीजमेंट इतना बेकार है, या वो एडवर्टीजमेंट ऐसा है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट बहुत बेकार है, उसको लेने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। तो अगर उस एडवर्टीजमेंट को देख के ये अगर किसी को समझ आ जाता है तो फिर वहां उल्टा इफेक्ट होगा कि डिमांड कम हो जाएगी। अदरवाइज इन नॉर्मल सेंस एडवर्टीजमेंट एंड डिमांड के अंदर रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। So higher the value of advertising elasticity, greater will be the responsiveness of demand to change in advertisement. So इसलिए एडवर्टीजमेंट और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है, मतलब इनकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो दिस इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का टॉपिक।